सॉल्यूशन, रिवीजन, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, रिवीजन। अब रिवीजन में सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस। अब देखिए सब काम अभी होगा। होमोजेनियस मिक्सचर है। चलिए, होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस का, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस का होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस का। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा दो कंपोनेंट्स होता है? कौन सा दो कंपोनेंट्स होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो कम होता है और सॉल्वेंट कम होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। या फिर ये घुलता है, ये घुलाता है, ये डिजॉल्व होता है, ये मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन है ना। अंडरगोइंग डिजोल्यूशन, अंडरगोइंग डिजोल्यूशन। और सॉल्वेंट मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन, मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन, मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन। अब देखिए सब तैयारी कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। तो वो वही है। हाँ बस यही सब देखना चाहता है कि आप तमाम मुश्किलों के बाद बस जल्दी से आप लोग शुरू रहिए। दो बात लिखे है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। बीच लेस इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट। जो डिजोल्यूशन में जाएगा और जहां मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन बनेगा। ये डिफिनीशन उस बात के लिए है ज्यादा और कम के यहां पर कैसे डिसाइड करें। तो जो घुलेगा और जिसमें वो घुलेगा। तो अब सॉल्यूशन में सुनते भी रहिएगा, कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज वाटर। अल्कोहलिक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज अल्कोहल। इथेरियल सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज ईथर, सॉल्वेंट इज ईथर। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट। अरे करेगा वैसे तब ठीक नहीं है, 1.5-2 घंटा बैठे ये सब खाली ऐसे ही शुरुआते में क्या डिस्टर्ब करते रहता है। कुछ कुछ बोलता है, बाकी लोग मुस्कुराता है, इसीलिए वो बोलता है। उसको सबको चाहिए हेट करना। सीरियस मामला है, झूठे शुरू कर रहे थे, शुरू क्या है। तो कम और ज्यादा का मामला है सॉल्यूट सॉल्वेंट में। देखिए कहां पर थे हम, पूरा चैप्टर बोलना है। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट, पॉलिनरी सॉल्यूशन ओआरएस को कहते हैं जिसमें मोर देन 3 कंपोनेंट्स है ना। अब जैसे सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, वाटर भी,
डिजॉल्व करेंगे और पोटेशियम वगैरह भी बढ़ जाए। टर्मिनोलॉजी था ये सब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। हो गया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के हम और सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन उसको छोड़ देने पे वो क्रिस्टलाइन बन जाता है। इसके बाद था सॉल्यूट सॉल्वेंट के हिसाब से 9 टाइप का सॉल्यूशन होता है ना। 9 टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, गैस 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 सॉलिड गैस लिक्विड। उसके एग्जाम्पल्स आप लोग 3-4 जो टिक लगाए होंगे वो ध्यान में रखिएगा, है ना। जैसे कैम्फर और नाइट्रोजन गैस किसका एग्जाम्पल है? कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, है ना। इस तरह से 2-3 इंपॉर्टेंट वाला लिख लेना है ना। एयर, हमारा अपना बिहार बोर्ड अच्छा बोर्ड होता है। एयर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, है ना। उसके लिए ये एग्जाम्पल्स भी आया हुआ ही है। सॉल्यूशन है, एयर सॉल्यूशन है। बताइए कि क्या हाल है। और अब मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए 8-9 शब्द है। शब्दों को जो है ना वो एक एक लाइन हम लोग डिफिनेशन में लिखेंगे। जैसे पहला है परसेंट बाई मास, तुम लोग बहुत झेला इसको। परसेंट बाई मास, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यही फॉर्मूला ही है इसका, कुछ नहीं करना है। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ ही है, बस यहीं से मिला लो। छोटका डब्ल्यू बाई बड़का डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। छोटका डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। बड़का डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। और गुना कर देना है 100। ये लिख देना है। हम लोग यही पूरे चैप्टर में लिए हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट बड़ा वाला डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूशन, बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं जानेंगे आज। क्वेश्चंस होता है वो तो देखे ही है। दूसरा परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई भी, डब्ल्यू बाई भी इंटू 100, डब्ल्यू बाई भी इंटू 100। खोल दो खिड़की, खिड़की खोल दो, उधर भी खोल दो। नहीं ठीक है, खुल जाता है, खुलता है। हाँ तो उधर से खुल जाएगा, नहीं खुलेगा इधर से। हाँ खुल जाता है, वो भी खोल दो। अब क्या कीजिएगा, जब से क्लास स्टार्ट किया वैसे ही कट गया। इसका क्या ही किया, वो उपाय ही नहीं। डब्लू वही है, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे सिर्फ बदला है, भी आ गया है। भी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भी को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एकदम से सटीक बात ही बताएंगे,
बस एक एक लाइन जिसमें हमें सॉल्यूशन चैप्टर आसान लगने लगे। आज एम ही दूसरा है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और सॉल्यूशन चैप्टर सबको आसान लगने लगे। एक आध दो बच्चा होगा, चार बच्चा होगा तो सर पहले से आसान ही था, इसमें कुछ था कहाँ, हम तो सब क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, लेकिन सबको आसान लगना चाहिए। आपको इतना मुंह पे आ जाना चाहिए, 1 घंटा में लाओ सोल्यूशन बता देते हैं, पूरे पढ़ा देते हैं, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब कौन पढ़ना चाहेगा तुमसे, वो ही ना जिसको आ नहीं रहा है, लास्ट टाइम है। अब ऐसे समय में कहेगा 1 आध घंटा में सॉल्यूशन बता देगा सारा फॉर्मूला, बोला हाँ आज वही काम करेंगे कि 1 1.5 घंटा में 100। बोलो बढ़े। परसेंट बाई वॉल्यूम हो गया। तीसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी होता है, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, उसको रहने दीजिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, बस। और इसको थोड़ा बढ़ाना है तो वेट बाई वॉल्यूम लीटर में लिख के जब ml में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुना करेंगे, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। पिछला डिफिनीशन भी वेट बाई वॉल्यूम ही था, लेकिन वहां पे वॉल्यूम गुना में जा रहा था मात्र 100, यहां पे जा रहा है 1000, है ना। अब ये तीनों टर्म आपस में रिलेटेड भी है, तो यहां पर ऐसे करके लिख देंगे रिलेशन। अब देखो ये रिलेशन जब लिखेंगे ना तो यही आईआईटी मेडिकल का सवाल बन जाता है, चूंकि वो 2 टॉपिक जोड़ देता है। तो हम लोग पढ़े थे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। चेक करो तो सही है, पढ़े थे ना। परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी, ठीक है। और कैसे आया उसके लिए क्लास हुआ है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10। नहीं, अभी तो देखा था वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 था, तो वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 हो गया परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, तो बस 10 है ना बचा। तो स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10। अब ये वाला वहां पे भी पुट कर सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथा, फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर में स्ट्रेंथ के बाद क्या आ जाता है, मोललिटी, छोटा वाला एम, मोललिटी छोटा वाला एम, है ना। मोललिटी किसको कहते हैं, तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस देखो याद भी तुम लोगों को है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे फिर आ गया, देखो उसको फोन करके बुलाए। हाँ था 9 बजे उसको फोन किए हैं ओम को कि आ जाओ यार पढ़ने के लिए, बुलाए थे ना। एकदम शांति से 1.5 घंटा पढ़ लो। देखिए देखें देखें देख, हम इसके लिए नहीं बुलाए, हम सोचे ना कि थोड़ा पुश मिलेगा बचवा को, हमारा ध्यान रहता है ना, हम चाहते हैं कि पढ़े, बस इतना ही से काम चलाना है। और यूनिट, और यूनिट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या होगा इसका,
मोल पर केजी, मोल पर केजी है ना, मोलल सोल्यूशन कहते हैं। यूनिट होगा मोल पर केजी, इतना मिनिमम है। लिखो ना, तुम लोग शांत नहीं रहना है, लिखते रहना है। मोललिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब डिफिनीशन आता है कि डिफाइन मोललिटी या व्हाट डू यू मीन बाय मोललिटी। हमें यदि ये फॉर्मूला याद है ना तो सेंटेंस बना लेंगे। क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट, यही लाइन का तो मतलब है, पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, इन केजी, या यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब भी केजी ही होता है, कॉल्ड एज मोललिटी। वो जो डिफिनीशन याद करेंगे उससे ज्यादा अच्छा है ना कि ये फॉर्मूला याद रखें, है ना। वो डिफिनीशन याद करने से कोई फायदा नहीं, अपने से लिख देना चाहिए। पावर, मोललिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। हम जानते थे बाबू कि ये बात हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, 10 मिनट थोड़ा सा हुआ होगा दिक्कत, खड़ा रहे आप लोग। वो जो अंकल जी है ना, हम लोगों के धोखा देते हैं लोग, धोखा ही ना, बोले 8 साढ़े 8 बजे चले आएंगे, तो हम सोचे कि ठीक है हम अपना जाएंगे, लेकिन क्या ही कहा जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। मोल फ्रैक्शन देखो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना सा बात। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का लिखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। डिफिनीशन भी ऐसे ही देना है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसको हम लोग घेर के लिखने के लिए लिख देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, बस बात इतना ही है। रेशियो या फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है, हाँ वहीं पर लिख देना है ऐसे ही करके। 4 ही पेज में पूरा फॉर्मूला तो होना चाहिए, 4 पेज नहीं लगेगा, 4 पेज नहीं लगेगा। देखिए ना आप मेरे साथ, हम लोग सिखाए हैं ना बच्चों को पढ़ना पढ़ाना, तैयारी बोर्ड का, आईआईटी का, मेडिकल का, 2-3 स्टेप्स में सीख लेंगे। यदि बहुत लेंदी लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2-3 स्टेप लगेगा। क्या हो गया जी, छठा, छठा कौन सा टॉपिक था छठा में मोल फ्रैक्शन के अलावे? मोलरिटी था ना, मोलरिटी बड़ा वाला एम। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में? लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को तो एन लिखेंगे ही और वॉल्यूम को भी लिखेंगे। मोलरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। डिफिनीशन पूछेगा मोलरिटी का, यही एक लाइन का।
Number of mole of solute present per unit volume of solution is called as molarity. Number of mole of solute present per unit volume of solution is called as molarity. एक लाइन लगा दें रिलेशन में, एक लाइन लगा दें रिलेशन में, एक लाइन, और यदि संभव है तब नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, यदि एमएल में करें तो ऊपर 1000। इसका एक और फॉर्मूला यदि याद रहे तब मजा आ जाए, डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। बस इतना सा बात, ये 3 नहीं छूटना चाहिए। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और 1% बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। तुम लोग को 15-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बताए होंगे, यही फॉर्मूले पे काम आ जाता है। बीच में और 2-4 है, लेकिन ज्यादातर यही फॉर्मूला लगता है, इसलिए इसको नोट्स में रख लेते हैं। अब यहां से यहां कैसे आया, इसके लिए तो क्लास हुआ, इसके लिए तो 20 दिन क्लास हो गया। आज तो 1-1.5 घंटा में सब बात करना है। मोलरिटी इक्वेशन था m1 v1 बराबर m2 v2। इसको मेन जगह दे देते हैं। मोलरिटी इक्वेशन कहते हैं m1 v1 बराबर m2 v2, और दो सॉल्यूशन को जोड़ेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर v1 प्लस v2। बस रख लेते इतना। आपके लिए नहीं है क्लास, आपके लिए नहीं है, आप बैठिए। आज थोड़ी देरी के बाद खत्म हो जाएगा तेरा याद, बैठ जाओ, बैठो ना वहीं ऑफिस में। अरे गधा सा, तो कुछ बुझाने नहीं लगेगा ना। हाँ चल, काम मत करना, अपना ज्ञान बांटो। यहां पर ज्ञान ही आज दे रहे हैं, बांटना तुम लोग जा करके समाज में। अरे उसके लिए क्लास नहीं है भाई। पढ़ देखिए आ गया, मेहनत करने पर ही ये लोग साथ देता है। अभी जैसे शुरुआत हुआ था सब गड़बड़ हो जाता, लेकिन हम लोग हिम्मत किए तब जा करके काम हो गया। उसको पंखा नहीं लगा, जल्दी से लिख दीजिए। लिख रहे हैं ना, उसको पंखा नहीं मिल रहा, ऐसे ही चल जाएगा काम। नहीं लो हे महाराज, ये देखिए। उसके बाद तुम लोग पूछोगे कि काहे हटा दिए सर ये सबको, कुछ रगेद के भगा देना चाहिए। तो लेट होने से मतलब नहीं होता है, 8:30 में आने का आप कह देते हैं, धोखा ना है यह। बच्चा सब रोड पे खड़ा हो जाता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन है ना, पार्ट पर मिलियन।
क्या बोलो ना, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट वही वाला W बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, है ना। यहां पर कभी कभी सॉल्वेंट भी रहेगा, चूंकि ये बहुत कम होता है, 1000 किलो में 10-20 ग्राम, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में यहां पे बहुत अंतर नहीं होगा। अब 10 लाख ग्राम में 10 ग्राम घटाना है तो क्या ही जाता है, तो सॉल्वेंट का वेट भी रहेगा तो पुट कर देना, है ना। सॉल्यूशन का वेट भी रहेगा तो पुट कर देना। ठीक है, अब ऐसे ही ये पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन होगा। एक आप लोग को खटकता रहता है लेकिन ये आएगा नहीं, नॉर्मलिटी। अरे पढ़ो ना यार, हम कम धीरे ही बोलेंगे, तुम हल्ला नहीं करोगे ना तो हम अपने आप ही धीरे बोलेंगे। जैसे कान में बैठ के गलबात कर रहे हैं वैसे बोलना शुरू करेंगे, तुम चुप रहोगे तब ना। हाँ तो जो बोलते हो इस वजह से, अब देखिए वही वही करते रहता है सब। देखो अब ऐसे करेगा तो हमें ही जोर से बोलना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चा, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बस इतना ही था ना, कंसंट्रेशन मेजरमेंट खत्म हो गया ना, कंसंट्रेशन मेजरमेंट खत्म हो गया ना। फॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर है, फॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर है। यहां पे हम लोग आज शॉर्ट नोट्स के लिए बैठे हैं, समझे ना। थोड़ा ये सब बातों को हटा के ही रखेंगे, अब नाम लिया है तो लिख देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए जल्दी से, इसमें नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी ब्रैकेट में इधर लाल पेन चला दीजिएगा, हुआ तो नहीं आएगा, बोर्ड वगैरह में नहीं आएगा, कहने का मतलब यह, रहने दीजिए, वो आपके मदद के लिए है। जब आप एकदम शॉर्ट में जाते हैं ना कि मतलब कि कैसे 1 घंटा में पढ़ लें, उसके लिए पीपीएम से रिलेशन है परसेंट बाय मास का, क्या है बता दो, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। पीपीएम और परसेंट बाय मास का रिलेशन क्या है, परसेंट बाय मास इंटू 10 टू द पावर 4, हाँ 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, है ना। ब्रैकेट में कहीं पे लिख दिए। देखिए ये सब क्या है ना, आपके नोट्स में ना आप करना है ये अपने आप, पीपीएम बराबर परसेंट बाई मास इंटू 10 टू द पावर 4, बस लिख के रख दिए। वो जो पढ़े हैं उसके शॉर्ट कम में जो भी दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है लिख दिए बगल में। अब आप देखिए कितना छोटा लगने लग गया, कंसंट्रेशन मेजरमेंट हो गया। अब हमारे पास 2 टॉपिक सॉल्यूशन में, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड
और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ब्रीफ कर दें कि सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस का क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच मैक्सिमम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे चीनी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो चीनी का कितना अमाउंट 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व होता है। जो भी मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट समझ रहे हैं ना, कि ताकि सॉल्यूशन बन जाए सैचुरेटेड, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किन बातों पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किन बातों पे डिपेंड करता है, और उसी में आ जाएगा हेनरी लॉ। तो इतना सब बात एक साथ सोच लेना है। हो गया? सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्टेट बोर्ड वाले के लिए लिख देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट to form saturated solution at constant temperature. At constant temperature. Amount of solute which dissolve in 100 gram of solvent to form saturated solution at constant temperature. Solubility of solid in liquid depends on एकदम छोटी छोटी बातें जाननी है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड में डिपेंड कैसे करता था, तो नेचर पे डिपेंड करता था। नहीं, एक एक लाइन में बात होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता था। अब इस नेचर में दो तीन बातें आता था, अरे थोड़ा सुनते भी रहेगा बात। नेचर में दो तीन बात आता था कि आयोनिक सॉल्यूट वाटर में डिजॉल्व होता था ना बाबू, डिजॉल्व इन वाटर। इसमें देखता होगा लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी सब आया होगा क्या? तो आयोनिक सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था? तो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था। याद करो फोटो, Na+ को वाटर मॉलिक्यूल पूरा घेर लिया था, है ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन काम करेगा? आयनिक फोर्स, है ना? आयनिक फोर्स। और यहां पे दो तीन बात याद रखने के लिए, लैटिस एनर्जी पूरा लिख दें, लैटिस एनर्जी। अब इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, लैटिस एनर्जी क्या होता है, फिर वो क्लास वाली बात हो जाएगी। यहां शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। लैटिस एनर्जी किसी का ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से। तो सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी? सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक होगी। लैटिस एनर्जी कहने का मतलब समझो ना कि एक संगठित बॉडी है, उसको तोड़ना है।
और हाइड्रेशन एनर्जी पानी में घुल गया है ना, तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होता है। इतना से कॉमन सेंस लगा के सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा इस केस में, एंडोथर्मिक। और लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। solubility is एक्सोथर्मिक। तुम देखने लायक लगता ना, तुम देखने के लिए तो देखो हम बुलाए, लेकिन तुम यहाँ आकर के ऐसे ऐसे बदमाशी करने लगते हो कि क्या देखें तुमको। अब एगो एगो पट्टा बांध लियो तो और देखने का मन नहीं करता है। हाँ चलो लिखो लिखो। हैं उधर गड़बड़ है, लिखो ये बिल्कुल स्थिर से है। हाँ इसलिए पढ़ने के लिए बुलाए ना, तुमको जगाए हैं, उठा करके बुलाए हैं कि ओम बाबू आइए पढ़िए, है ना। हम सोचे कि आज दिन में एक वो तो अच्छा काम कर लें। अब कहते हैं देखिए क्या आगे उसका कुछ हमारे कहने का कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। अब देखिए इस नेचर में था तो पूरा 1 घंटा की बात ये हो गया। बी में क्या था, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोई था तो वो भी वाटर में सॉल्युबल हो रहा था। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा, बदमाशी नहीं। देखिए बहुत दिमाग लगना है, हम पूरा चैप्टर अपने दिमाग में रखें, बदमाशी कीजिएगा तो दिक्कत ना है। अब पूरा चैप्टर एक दिमाग में रख करके डिलीवर कर देना है 1.5-2 घंटा में, तो आप सोचिए कि उसमें परेशानी है। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर, क्यों सॉल्युबल, कौन सा फोर्स लग रहा है पोलर मॉलिक्यूल में, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और तीसरा बात ये बताया गया था कि जो मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले वाटर के साथ वो भी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। जैसे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है जबकि वो ऑर्गेनिक है, तो कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इसलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। एसिटिक एसिड वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, तो एसिटिक एसिड वाटर में सॉल्युबल इसलिए होता है, नहीं समझे, कि वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। लिखो ना जल्दी से। मेहनत करना पड़ता है इस सब के लिए।
लिखो। अब मेहनत यही ना है तो। देखिए सी नंबर, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर, क्यों सॉल्युबल? तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। देखो इसमें एग्जांपल बता देते हैं, HCl वाला एग्जांपल याद रखना, ये बहुते पूछता है सब जगह पे। HCl मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों सॉल्युबल होता है Cl? चूंकि डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which able to form, which able to form intermolecular hydrogen bonding with water also soluble in water। also soluble in water। organic molecule which able to form intermolecular hydrogen bonding with water also soluble in water। example ethyl alcohol, acetic acid। और डी एक लास्ट कि नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। यही मेन था नेचर। ऑर्गेनिक नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बस यही नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल soluble in organic solvent। हो गया। भेज देना हमको। बड़े नेचर यहां से निकलना जरूरी है, नेचर टेम्परेचर से। नेक्स्ट लिखें, दूसरा नेचर के बाद दूसरा टेम्परेचर। बाबू टेम्परेचर में जल्दी से कर लो। टेम्परेचर में 3 बात देखे थे हम लोग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें पहला ही था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जनरली सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो फेनोमेनन इंडोथर्मिक होता है, और इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऐसे लिख दोगे इसको,
solubility of solid in liquid, solid in liquid, ऐसे लिखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पहला में यही लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तुमको बता रहे हैं कि तुम जल्दी में है और तुमसे कोई पूछ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा, सवाल जवाब खत्म। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह देगा तो फिर सवाल आ जाएगा, है ना। चीनी पानी का एग्जाम्पल याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और चीनी डिजोल्व करते हैं। हालांकि यहाँ पे पढ़ने के समय में हम लोग ये देखे थे, ये तभी संभव है जब सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। सॉल्युबिलिटी इज एंडोथर्मिक, ऐड कर लेना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी कैसा बताओ, एक्सोथर्मिक। और जिनको जो है ना भारी भारी लगेगा, बस वही एक पॉइंट है ना, फर्स्ट इंक्रीजेज देन इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऐसा भी होता है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। बताओ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ, ये सॉल्युबिलिटी जिसमें फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। हाँ जानता होगा सब, कौन कौन सा, कितना समझाए थे यार, वाशिंग सोडा नहीं समझाए थे, कितना सब कुछ समझाए थे, है ना। वाशिंग सोडा है ना, इसका मॉलिक्यूल सूख जाता है ना, मॉलिक्यूल जो है इसका वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल ड्राई हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तीन बात, जिप्सम भी इसी में आएगा। सीमेंट का सेटिंग प्रॉपर्टीज है, सेटिंग मटेरियल, हाँ हाँ सेटिंग हाँ जी, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब सेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। हाँ नेक्स्ट, तीसरी बात थी प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड सॉल्युबिलिटी नहीं करता। दो पेज हो गया, हो गया, ठीक ठीक है, रहने दीजिए। अरे इसको पेज पे हम ले आए ना, कॉपी से पेज पे आया है, अब हो जाएगा, अब दिमाग में जाएगा। अब जब मन करे ना, तो इस 2-4 महीना में जी 4 पेज 6 पेज जो भी आज लिखेंगे ना, अपने से लिख देना। फिर देखिए आप अपने खोजने लगिएगा कि भाई ये सब तो आसानी है, और कौन बात होता है, और कौन बात होता है। अभी उस पर बात नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, देखो इसमें भी पहला नेचर आएगा, लेकिन अब नेचर में उतना सब बात नहीं जानना। हम बता रहे एक सीरीज, अमोनिया गैस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस सॉल्युबल है, और उसके बाद हीलियम। कारण है नेचर यहीं से डिस्कस होगा, अमोनिया
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इसलिए वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन अमोनिया से कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या लगाता है? वैन डर वाल्स फोर्स लगाता है, इसलिए सबसे कम सॉल्युबल है, और वैन डर वाल्स फोर्स साइज के हिसाब से घटता है। तो हाइड्रोजन का साइज बड़ा है, हीलियम छोटा है, क्योंकि H2 है, 2 एटम है इसमें, इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है, हीलियम कम सॉल्युबल है। बात होता है खत्म। हम्म, हम्म। अरे नेचर पढ़ो ना यार, नाचेगा नहीं, नेचर। पूरा, तो पूरा आदमी खोज ही लियो, पूरा स्टेज चलने वाला। एगो छोटू सिंह है, एगो आया नहीं है। हाँ, हाँ, वो एगो वो है जो बीच बीच में पीछे पीछे से ताल देते रहता है। वो आया नहीं। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर। अब गैस में जो है ना, सॉल्युबिलिटी गैस का जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यदि कभी भूल जाओ तो कैसे सोचोगे? सोचोगे ठंडा को कभी गर्म करके पिए हैं, तो ठंडा को यदि गर्म करेंगे तो उसमें जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ये सब निकल जाएगा, है ना? कभी कोई थम्सअप ला के गर्म करके नहीं पिया, क्योंकि उसमें जो गैस डिजॉल्व है वो आउट हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वहीं से ये याद रहेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थोड़ा जल्दी, solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature। हाँ, लेना ही पड़ेगा ना, खत्म हो गया तो। तीसरा पेज ही में, लेकिन हम पेज लिवाए इसलिए कि उसको पेज में लाना था हमको। तीसरा, टेम्परेचर के बाद यहां पे प्रेशर भी आ जाता है, और प्रेशर में हेनरी साहब आ जाते हैं, है ना? और हेनरी लॉ को यहां बिल्कुल हम एक लाइन देने वाले हैं। अमाउंट ऑफ गैस which dissolve in liquid is directly proportional to pressure। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगा। तो ये लॉ लिखने भी आ सकता है, अमाउंट ऑफ गैस which dissolve in liquid is directly proportional to प्रेशर। और जोड़ना है तो लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P
या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, है ना। और इनका फॉर्मूला हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच बराबर पी बाई एक्स। बस इसी को खाली याद रखना, ऐसे तो चार को हो जाएगा फिर कंफ्यूजन वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल। के एच बराबर क्या बाबू, क्या बोल रहे हैं? प्रेशर। लो, हाँ मोल फ्रैक्शन लोगे ना तो पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन लोगे तो पार्शियल प्रेशर, और मास लोगे तो सीधा प्रेशर भी लिख सकते हो। और हेनरी लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ यदि बनाना है तो एक तरफ मोल फ्रैक्शन एक तरफ पार्शियल प्रेशर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस। बाकी बात के लिए रेफर टू कॉपी और क्लास। अभी हमें इतना जानना है, इतना लेकिन जानना है, इतना से कम नहीं जानना है। मिनिमम बात ही है ना। सॉल्यूशन समझ रहे हो, 10 क्लास तक पहुंच गए हैं, हम 11 क्लास तक। क्या बोल रहे हैं? प्रूव? तू तो क्लास में हो गया। नहीं नहीं, हेनरी लॉ बस डिस्कस करने आ सकता। हाँ वही लिखने। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा उठेगा। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग सॉलिबिलिटी को ओवर कर दिए, सॉलिबिलिटी खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ना वो बातें हैं, पहले उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझो कि है क्या। सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता हो कि कितना वो डिजॉल्व है, इस पर नहीं डिपेंड करता हो कि अमाउंट की नेचर कैसा है। मतलब सीधा है कि एक सॉल्यूशन में 10 ग्राम चीनी डाले कि 20 ग्राम चीनी डाले, इस बात पे प्रॉपर्टी वेरी कर जाए। आप चीनी डाले कि ग्लूकोज डाले, इस बात पे डिपेंड नहीं करे, नेचर पे डिपेंड नहीं करे। नेचर पे डिपेंड किस पर डिपेंड करे? अरे बोलो ना मेरे साथ, किस पर डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसा 4 प्रॉपर्टीज होता है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बस यहां पे अब जो हेडिंग है,
properties of solution which depends on amount of solute and does not depends on the nature of solute, known as CP, colligative property of solution. CP लिखें colligative properties को। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस बात पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन चार तरह का होता है ना? पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्टकट में RLVP कहते हैं। लगे रहो, थोड़ा कंसंट्रेशन में लगे रहो। हो ही गया ना, अब खत्म तो हो गया ही, शुरू कर दिए, मेन जगह पे तो आ ही गए। अब इसमें चार गो फार्मूला आपको याद रखना है यार। पहले तो ये काम कर लें, उसके बाद उसके अंदर में जितना हो रहा था वो देखें। लेकिन मेन बात है कि ये चार फार्मूला भी याद नहीं होता और आप जब एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तब बहुत बड़ा दिक्कत है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। देखो, P0 माइनस P बाई P0 है ना, बराबर मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। इतना ही तो याद रखना है यार। और थ्योरी में क्या जानना है? देखो, हम क्या जानने के लिए सिखा रहे हैं तुम लोगों को, एकदम प्रैक्टिकल बात, कि यदि आप एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। और ये रोज सुबह शाम किचन में मम्मी का प्रैक्टिकल है। चाय के लिए या दूध उबलता रहता है और वो उबलते उबलते बर्तन से बाहर गिरने लगता है, तो उसमें थोड़ा पानी ही डाल दिया जाए, या फिर उसमें चाय है तो थोड़ा चीनी डाल दिया जाए, तो वेपर जो ऊपर उठ रहा होता है वो नीचे
हम्म लिखा है इतना। लिखा है इतना। अब देखो यहीं पे ना जोड़ देंगे हम राउल्स लॉ और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, दो को जोड़ देंगे बस बात खत्म हो जाए, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो पढ़ ही लिए। पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक नंबर दे दिए हो ना, दो तीन चार देंगे, लेकिन इसी के बीच में वो टॉपिक इंटरवेन कर दे रहे हैं। यही वाला हल्ला उड़ाओ तुम, कोरोना हो गया तब जाकर के ठीक रहेगा। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल, क्या किए वोलेटाइल, किसको कहते वोलेटाइल? जो भोला के पास जाता है, ऐसा सॉल्यूट जो भोला के पास जाता है। वोलेटाइल जो नहीं जाता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। अब वोलेटाइल सॉल्यूशन में राहुल साहब नियम दिए थे, कौन सा ईयर है जिसमें राउल्स लॉ नहीं आता आपके बोर्ड में, है ना। बोर्ड मॉडल ही होगा लेकिन आता हर एक साल है किसी न किसी फॉर्म में। राउल्स लॉ का आउटकम क्या है, देखो स्टेटमेंट नहीं याद किए हो तब ये समझो कि ये भाई साहब कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा पूरा ऐसे ही स्टेटमेंट के बिना इक्वेशन के फॉर्म में याद रखो। जो वेपर प्रेशर होगा जिस भी कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में तो दो बात है, एक सॉल्यूट भी है और दूसरा सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के द्वारा वेपर प्रेशर कितना होगा तो कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के द्वारा वेपर प्रेशर क्या लगेगा तो कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही स्टेटमेंट लिख देना है क्या, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एग्जैक्टली राउल्स लॉ यही है। वेपर प्रेशर ऑफ आइदर कंपोनेंट of solution is directly proportional to the mole fraction, to their mole fraction, their mole fraction, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ आइदर कंपोनेंट, और वेपर प्रेशर के बजाय क्या लिख देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यही तो राहुल साहब कहे हैं। और ये तो जोड़ने वाला फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। P बराबर क्या था फॉर्मूला याद करो, P01 x1 P02 x2, यही 1 और 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना। 1 2 नहीं लिखते हैं, 1 2 में आपको ना वहां भी काट वाट सकता है, कहीं कि अलग से लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट P0
एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए कि जो कटे नहीं। बोलेगा 1 2 लिख दिया, पता ही नहीं 1 और 2 क्या था। लो अब काटो, अब लिख दिए पूरा। अब जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, हो गया समूचा बात। वही P1 x1 प्लस P2 x2, इतना सा काम करके नहीं कटेगा। और P01 P02 लिखे तो दो तरीके हैं काट देने के, कि किताब में सब में वैसे ही लिखा है, और दूसरा तुम बगल में लिखे कि नहीं लिखे 1 2 कौन था, तो दो बात कह के काट देगा। ये लिख देंगे, काहे काटेगा भाई, क्या। तो ये जो है वोलेटाइल कंपोनेंट वाला, ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी बन जाता है सब। तुम लोग इतना न्यूमेरिकल बनाया, देखा कुछ लगा, लगाना कैसे है ये समझ में आना था। दो क्वेश्चन इस मेडिकल में भी आया इस सॉल्यूशन चैप्टर से, दोनों तो बताए ये। नहीं यार, ये सब कुछ नहीं है। सर्टिफाइड कोरोना है, देखिए। मेरी राहुल से पूरा हो गया। हो गया। अब देखो बाबू, एगो इस छोटा सा ना ग्राफ बना के रख लो, इसका कोई ठिकाना नहीं है किस रूप में आ जाए। इधर x1 x2 कर लेना, ओह तुम लोग तंग नहीं करो जी। सॉल्वेंट 1, सॉल्यूट कितना होगा 0, सॉल्वेंट 0.8, सॉल्यूट कितना होगा 0.6, कितना होगा 0.4, कितना होगा 0.2, 0.0। यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 यहां पे, ठीक है, किसका लिख देना, सॉल्वेंट का लिख देना, और सॉल्यूट का यहां लिख देना, यहां देखो ऐसे P0 सॉल्यूट का। अब देखो ये ऐसे, और इधर से, अरे तुम लोग बदमाशी करने लग गया, तुम लोग कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हो, तो कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ना करना चाहिए। अब देखो ये पूरा चैप्टर का रिवीजन करा दिया हम आपको, तो आप मन लगाओगे तभी ना। अब देखो ये यहां से ऐसे ऐसे मिला दिए, तीन अक्षर लिख देना रहता है, पी सॉल्वेंट का, P0
सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट, पी सॉल्यूट का, पी नॉट सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, और ये टोटल प्रेशर पी का, पी नॉट सॉल्यूट और पी नॉट सॉल्वेंट। बात खत्म, राउल्स लॉ का ग्राफ भी हो गया। पूरा चैप्टर कहना है सॉल्यूशन का हमको, और मैक्सिमम बातें जो आपके दिमाग में एक साथ सॉल्यूशन में आ जाए। और ये बातें वो बातें होती है ना जिससे कि और भी चीजें जो अंदर में है रह गया है वो निकल निकल के दिमाग में आए। हो गया, कर लिए? अभी आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, इससे ऊपर चला जाएगा ग्राफ तब पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नीचे चला जाएगा ग्राफ तब नेगेटिव डेविएशन। वो आगे आएगा तो कर लेंगे। बैठ जाओ ना थोड़ा देर और। तो हमारे बियाह में आया है ठंडा मंगा दीजिए, गद गजबे गदा है। दूसरा, हाँ ये तुम लोग वो कुछ कोई करे तो वहाँ खत्म करने के लिए आता है, अब तुमको बुलाए के पढ़ा रहे हैं हम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा देखते रहना। इस टॉपिक में कहा यह जाता है कि यदि आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे, यदि आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस फेनोमेनन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक लाइन लिख देना है ताकि आपका आधार बने कि व्हेन सॉल्यूट इज एडेड to the solvent, the boiling point of solution, the boiling point of solution increases। अरे कुछ कचर कुचर करते रहता है। फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, वो बुझे भी नहीं कुछ करता, आई थिंक सो। पढ़ाई बुझाता है रे। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, when solute is added to the solvent the boiling point of solution increases, phenomenon is called elevation in boiling point।
अब देखो इसमें बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे दो गो ग्राफ बनाते हैं, एगो ऐसे। देखो ना, यहीं पे यदि ये सब बातें करे और आप भी करो तो फिर कितना अच्छा है। देखो ये, देखो ये, देखो क्या बनाए थे, याद है? टीबी की टीबी नॉट। इसी इंक्रीज को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना? ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बस इतना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म। ये बात, मान लो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री आ रहा है, चीनी डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 के बजाय 105 हो गया। तो ये 5 डिग्री एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लिखो ना, खत्म हो गया। हिम्मत बनाए रखो। नहीं, और है थोड़ा थोड़ा, लेकिन खत्म में ना है, कगार पे आ गया ना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, मोटे मोटे तौर पे खत्म। ये एम ही था हमारा कि पूरी बात नहीं करनी, जितनी जितनी बातें कम से कम याद रखनी है उतनी बातें करनी है। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी से खत्म कीजिए।
यूनिट लिखे हैं जानबूझ के, ये आता है आपको। क्या लिखा हुआ यूनिट में? केल्विन केजी पर मोल। हो गया? हो गया। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, इसमें क्या कहा गया कि व्हेन सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल लिखो तो और ज्यादा अच्छा है ना, लेकिन सॉल्यूट जरूर लिखना है। सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो, डिक्रीजेज। phenomenon is called as डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सुनो, होता क्या है कि यदि पानी एक गिलास है और उसमें हम लोग, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जान रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यदि उसमें हम चीनी डाल दें 10 ग्राम 5 ग्राम जो भी, और उसके बाद फ्रीज करें, तो क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा? तो ये कहता है नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। और ये फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है कि 0 से घट के -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना। ये डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्यूट उसमें डालें। ठीक है, फेनोमेनन को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, कोई कितना मतलब देहाती टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ, पानी रखे हैं फ्रिज में और एक चीनी पानी का सॉल्यूशन रखे हैं फ्रिज में, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा? क्या बोलिएगा? चीनी पानी का कम होगा। अब देखिए, इसी को उल्टा करके पूछा है, कौन जल्दी फ्रीज हो जाएगा? ये बड़ा खत्म क्वेश्चन है। अब बताइए, फ्रीज ठंडा करेगा, तो ठंडा जब करेगा तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा कि -2 डिग्री आएगा? तो पहले तो पानी ही फ्रीज होगा, है ना। यहाँ पहले चीनी पानी होगा ऐसा नहीं कहना है ना। उसका -2 डिग्री हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब इसके जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग,
और डेल्टा टी एफ बराबर होता क्या है? के एफ इंटू मोललिटी, है ना? वेयर के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट ऑफ केफ वही केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। एक स्लाइड में देखिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट खत्म कर दिया, एक में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना वो कम बातें जो आपको याद रहना चाहिए। शुद्ध तो जानकारी है, जितना ज़्यादा हो उतना कम ही है, लेकिन वो सॉल्यूशन के कम बातें हैं जो मिनिमम याद रखने चाहिए आपको। इसके बाद जितना बात याद रखे, वो जितना फॉर्मूला याद रखे, सब ठीक है। कुछ करते रहता है, डिस्टरबेंस का मामला है। हाँ, तुम लोग सब मिला हुआ है एक दूसरे से। मोललिटी यहाँ पे सॉल्व कर लेगा, उधर से अलग करके नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्व कर लेगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर में 1000 से गुना कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन से बनाएगा, वो सब करवाएं। वो छोटी छोटी बातें जो आपको याद ही नहीं रहता है, और रिवीजन आप करते नहीं है कि इसलिए कि बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चा, डेल्टा टी एफ बाई मोललिटी, इसीलिए हम यूनिट लिख रहे हैं। कांस्टेंट है जी, मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब देखो यहाँ पे डिफिनीशन ही पूरा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है एक मोलल सॉल्यूशन का, उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। डिफिनीशन पूछता है तो डिफिनीशन बनाना है। क्या बनाएंगे? केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन। इतना आसान है। अगले में आते हैं ना, उसके लिए काम करना है। रिलेशंस, देखो के बी बराबर डेल्टा टी बी बाई मोललिटी, हाँ, इफ मोललिटी 1 मोल पर केजी देन के बी बराबर डेल्टा टी बी। बस यही लिखना है। मोलल एलिवेशन
constant, molar elevation constant is the elevation in boiling point of solution of concentration 1 मोलर। बस इतना। हो गया हाथ पढ़ता नहीं है रे तुम लोग, मन लगाओ ना थोड़ा सा रे, लास्ट हो रहा है अब। हम क्या चाहते हैं ना कि तुमको चाय में क्या याद ही नहीं आए, इसलिए बैठ करते इग्नोर करते। के बराबर डेल्टा टी एफ बाई मोललिटी, एकदम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो तुम्हारे कोना वाला बचवा जो पूछा सवाल ना, उसी के लिए लिख दिए हैं, है ना। हाँ, नहीं तो सोचे थे कि इसको रहने देते हैं। हो गया। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोलर। बात खत्म। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये दोनों हो गया। तीसरा एक फार्मूला याद होगा, थर्मोडायनामिक रिलेशन बताए थे, के बी बराबर आर टी बी नॉट का होल स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल भी, याद है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलल मोलल एम ओ एल एल मोलल मोलल मोललिटी मोललिटी मोलल 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 मोलल। हाँ, तब देखिए के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ नॉट का होल स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल एफ। आर क्या है यहां पे, गैस कांस्टेंट। टीबी नॉट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीएफ नॉट को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एलबी और एलएफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एलएफ को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं छोड़ सकते हैं, अभी सब मत करना, बिना खत्म किए छोड़ेंगे नहीं। आप लोग डिस्टर्ब नहीं करो, शांति से बैठो और सोचो कि बातें सारी हो जाए। बहुत बात ना करना है। अब देखिए बीच में बढ़ा दिया सर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसको कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहेंगे। इस साल का यदि बोर्ड का क्वेश्चन भी देखेगा तो यही पूछा था, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को इविलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इस साल आया था आपके बोर्ड में, हाँ बिहार बोर्ड में 2 नंबर का। अब बताइए एक लाइन ये इतना सा बात है 2 नंबर का, यूनिट लिख देंगे जोड़ के। यदि आप पढ़े हैं तो आपको कुछ नहीं लगेगा, जो नहीं पढ़ा है वो कहेगा बाप रे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इविलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहलाता है,
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहलाता है। और ये तो खैर थोड़ा हाई फाई फार्मूला हो गया। अब कुछ नहीं बचा, ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना पेज हुआ? हमका अपने अपने हिसाब से हुआ होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पेज पे आया ना, अब पेज पे ले आना है। अब उसको ना पेज पे लाने के बाद और छोटे में लिख देना है, पैकेट में रख लेना है मोड़ के। बोले अब जब घर जा रहे होंगे पैकेट से पेज निकाले और सॉल्यूशन का पूरा फार्मूला पढ़, लाइक दैट, तब जाके यूज टू होगा, सॉल्यूशन आसान लगने लगेगा और हिम्मत बढ़ेगा। अब देखो जानकारियां जब कम होता है, अभी देखा होगा उसका एग्जाम्पल, अभी जब हम उतना ही छोड़ के आगे बढ़ रहे थे तब बच्चे को पूछा ना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, वैसे तुम्हारा मन भी करेगा कि जब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जान लेगा, अरे तब थर्मोडायनेमिक रिलेशन वाला भी वो फॉर्मूला था, तब ये भी जानने का मन करेगा। चूंकि यही नहीं दिमाग में आता तो ये भी नहीं आता, ये होता है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई। अब इसमें हम लोग यहां पे नहीं जानने वाले ऑस्मोसिस किसको कहते हैं वो जाने। सिंपल बात समझ लेंगे, जब किसी सेल को वाटर में रखते हैं तो सेल स्वेल कर जाता है, पानी जो है सेल में इंटर कर गया। जैसे किशमिश, बादाम, चना, ये सब जब पानी में रखते हैं तो वो फूल जाता है, एंडोस्मोसिस हुआ है। मूंग भी। और यदि उसी को साल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे, जैसे अभी आम को साल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो पचक जाता है, वो पिचक जाता है, ऐसे समझो, अचार बन जाता है, पानी उसका निकल जाता है सारा। इस फेनोमेनन को एक्सोस्मोसिस कहते हैं। आने की इट रिलेटेड अबाउट द वाटर मूवमेंट, है ना। व्हेन ए सेल प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इंडोस्मोसिस अकर। व्हेन ए सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सोस्मोसिस अकर। मूवमेंट ऑफ वाटर ही होता है इसलिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में 75 एंगस्ट्रम का छेद होता है, 75 एंगस्ट्रम का, और इस पोर से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही मूव करता, कोई सॉल्यूट मूव नहीं कर पाता, क्योंकि 75 एंगस्ट्रम से उसका साइज बड़ा होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स। और ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसको, जब डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए तो कहते हैं मिनिमम प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस। मिनिमम प्रेशर which require to stop the phenomenon of osmosis, known as ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे स्टॉप होगा ऑस्मोसिस, वाटर का मूवमेंट स्टॉप नहीं होगा। एट ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मूवमेंट come at
इक्विलिब्रियम। और अब लिख देंगे पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को कहते हैं। सी को क्या बोलते हैं बाबू? सी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, जिसको आप मोलरिटी भी बोल सकते हैं। आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। और टी हो गया, टेम्परेचर को केल्विन में ही रखिएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास मेजर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या मेजर होता है? मॉलिक्यूलर मास अननोन सॉल्यूट का। मतलब कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हो सकता है, लेकिन सबसे कॉन्वेनिएंट मेथड है मॉलिक्यूलर मास पता करने का ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इसका पूरा फॉर्मूला है। W/m गुना V ऊपर 1000 R इंटू T। ठीक। कुछ नहीं बदमाश हो, पढ़े हुए लड़का, थोड़ा बर्बाद करने के लिए वो अपने आप को ऐसे किए हुए है, ताकि जिसमें तुम जो जितना बर्बाद हो उसमें 50% और जोड़ दे। वो पढ़ता भी, क्वेश्चन पूछता है। हाँ, एक्चुअली में सामाजिक नियम है कि जो थोड़ा बहुत बर्बाद है, बाकी सब कायनात मिलकर उसको बर्बाद कर देना चाहता है कि पूरा का पूरा तुम हो ही जाओ। सामाजिक नियम है, ये पढ़ना है। ये काम वही बच्चा कहेगा जो तुम्हारा अपना भाई होगा, सगा होगा। जैसे देखो बगल वाला है, एगो भाई को लाए, उसको पढ़ेगा एकदम, तुम बदमाशी नहीं करेगा हमारे तरह, कल करके गया है। तो ये पढ़ने वाला काम एकदम ऐसे होता है। आज दोस्ती है तो काय लगेगा, तू जाओ ना गर्त में, ठीक है, तू कर रहा है भाई वही बढ़िया, सबसे बढ़िया तुम ही कर रहा है। और तो और कभी कभी ऐसे भी बोलता है, जो रिश्ता भगवान नहीं बना पाता है वो रिश्ता यहाँ आकर के हम लोग बनाते हैं, उसको दोस्ती कहते हैं। अब देखिए, मतलब अल्टीमेट बदमाशी करिए लेगा नहीं। देखिए बड़े ये अल्टीमेट पे हो गया, खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बात करना है इवेंट ऑफ फैक्टर पे जाकर। हाँ, जितना बताना चाह रहे थे वही जो अंतिम का 4-5 क्लास है, उसी वजह से चैप्टर ना भारी हो गया। उसको एकदम हल्के में रख लेना है, पहले इतना जानना है ना। इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल आता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आता है, फिर एबनॉर्मल मोलर मास आता है, फिर इवेंट ऑफ फैक्टर्स आता है। ये सब टेल एंडिंग इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन से। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन में देखिए, इसको हम कैसे कैसे आपको सिखा देते हैं। कम से कम कितना याद रखना है, आइडियल और रियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होना चाहिए
डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, डेल्टा वी मिक्स बराबर 0। सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबेज राउल्स लॉ कॉल्ड एज रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है ना। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या करना है, जैसे ये लिख रहा है वही बात तो पकड़ लेना है। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0। खत्म हो गया यार। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही रहेगा मिलने के बाद भी। पॉजिटिव डेविएशन इसलिए होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और नेगेटिव डेविएशन इसलिए होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन घट जाता है। जिसमें एक गाना भी बताए थे कि उसमें निरहुआ सटल रह वाला कंसेप्ट। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो बिल्कुल से क्या हो जाता है, बस। अरे अरे गधा है या बिरहा गाना है या गजबे गधा है। हाँ हम गाना गा रहे हैं आपके काम के लिए सर। सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच दूरी होता है, और यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट उतना ही दूर पे रहता है जितना दूर पे पहले रहता है। नेगेटिव डेविएशन है, जैसे आप आए यहां पे पटना में पढ़ने के लिए और काम यही सब करिएगा तो नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए, रिजल्ट तो हो जाएगा फेल। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, होना चाहिए था सिर्फ रिजल्ट, हो गया आईआईटी। ये पॉजिटिव डेविएशन है। दूरियां बढ़ाइए, पॉजिटिव डेविएशन में जाइए, नज़दीकियां बढ़ाइए, नेगेटिव डेविएशन में जाइए, और आइडियल है जैसे है वैसे ही रहिए, बस इतना ही तो बात है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इंक्रीजेज, कहने का मतलब ये था मेरा, और एक लाइन जो वो बोल दिए हैं उससे आप इसको पता लगाइएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इंक्रीजेज, वो सब ठीक ही है। इनकी चलिए काम करो ना अपना, सब छोड़िए, अब उस सब पर कोई बात ही नहीं करना है, वो अपना होते रहता है। जल्दी लिखो, आइडियल रियल खत्म। अब इतनी ही बात तो सोच के रखना है। ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच हो गया। अब बेंट ऑफ फैक्टर का दो फॉर्मूला लिख देंगे, बात खत्म। एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास या एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रिमूव्ड बाय बेंट ऑफ फैक्टर। देख रहे हैं 2 घंटे का आउटकम, मैं कहां से कहां पहुंच गए। सॉल्यूशन चैप्टर 21 लेक्चर पढ़ा है, पूरा का पूरा 21 लेक्चर हुआ है, और उस 21 लेक्चर को दिमाग में रख लेना।
इसी 2 घंटे में। अब इसमें बहुत सारा बात और बढ़ेगा तो उसको बढ़ाइए आप जाकर के। हाँ, ये हर चैप्टर में कम से कम 2 बार हम पढ़ा देंगे ऐसे। सॉल्यूशन एक बार हुआ है, एक बार और अक्टूबर नवंबर में कर देंगे। अब वेंट हाउ फैक्टर, जिसको आई बोलते हैं, फॉर डिसोसिएशन, आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। पहले तो ये याद रखना है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, बस और कुछ नहीं। आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा डिसोसिएशन के केस में, और कितना होगा तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन, I less than 1 and I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n। यहां n बराबर 2 होगा फॉर डायमर फॉर्मेशन, n बराबर 3 होगा फॉर ट्राइमर फॉर्मेशन। यहां अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई होगा, n इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई होगा, और x प्लस बाई आएगा कहां से तो ax b बाई का, ये वाला x और ये वाला बाई। दैट इज ऑल। अभी इतना ही बात दिमाग में रखना है फिलहाल। और इसको रिवीजन करते रहिएगा, तब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और लगेगा सॉल्यूशन कुछ जानते हैं, है ना। हाँ, वो दे देना कॉपी। बचपन सबको रफ सीट देना है अभी। हाँ ठीक है चलिए।